आरओ कमेटी का काम समझ में आया, कमेटी का लॉजिक समझ में आया, क्यों ये कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी बस इसलिए बनाई जा रही है कि हमने काम सबको बांट दिया है, सारे डायरेक्टर सारे काम ना करे, क्योंकि सबको लगा अच्छा वो कर लेगा वो कर लेगा, वो हमने अथॉरिटी दे दी, ऑथराइजेशन दे दी, भैया तुमको ऑडिट देखना है, तुमको भैया अपॉइंटमेंट देखना है, रेम्युनरेशन देखना है, नॉमिनेशन देखना है, तुमको स्टेक होल्डर के रिलेशन देखना है, तुमको रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये सारी डिटेलिंग अब हम पढ़ चुके हैं। नीचे कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, आओ क्या लिखा है। कंपनी सेक्रेटरी शेल एक्ट सेक्रेटरी ऑफ टू दी ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी बनाना है, और ऑडिट कमेटी में जो सेक्रेटरी होगा वो सीएससी होगा। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा क्या करवाएगा बच्चा, कोऑर्डिनेशन करवाएगा कि डायरेक्टर्स ये देख लो, ऑडिट कमेटी में बैठे डायरेक्टर ही है, उन डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करे कि भैया ये अकाउंट्स इतना इतना हो गया, ये चीजें जो भी परेशानी है उनके साथ डिस्कस करके खत्म करेंगे। चलिए, द प्रोविजन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एप्लीकेबल, क्या लिखा है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कंसेप्ट हम ऊपर ही समझ चुके थे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेबल रिस्क मैनेजमेंट कंपनी किसको बनाना है, सॉरी कमिटी किसको बनाना है, टॉप 1000 कंपनी को, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, एज द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, और ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी हाई वैल्यू ऑफ द डेट लिस्टेड एंटिटी में। जो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, शेल हैव पावर टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये वाला पॉइंट नहीं है क्या, चलो कंटिन्यू करो इसे। चलिए, इनके पास पावर है, इसको बस एक बार रीड कराते हो फिर लिख लेना। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास पावर है, क्या पावर है, एम्प्लॉइज से बात करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑब्टेन आउटसाइड लीगल, ये क्या बोल रहे हैं, आउटसाइड लीगल अदर प्रोफेशनल, कंपनी के अंदर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बाहर से भी। अंदर से कौन देगा, एम्प्लॉइज देगा, बाहर से कौन देगा, कोई लीगल एडवाइजर हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है जो एडवाइस देगा। ठीक है, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विद द रिलेवेंट एक्सपर्टाइज इट कंसीडर नेसेसरी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को जब जब जिस जिससे इन्फॉर्मेशन मांगने की जरूरत पड़ेगी उससे मांग सकता है, चाहे वो अंदर से चाहे वो बाहर से, क्योंकि उसे रिस्क को एनालाइज करना है, तो उसे समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। क्लियर है, चलो लिख लो इसे, फिर बढ़ते आगे। है ये, अच्छा है, अच्छा अच्छा ये वाली नहीं थी, ऑल्सो एप्लीकेबल टू हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी में भी लगेगा। ठीक है, चलो अब हेडिंग दो, देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, या फिर कमिटी की मेंबरशिप और चेयरमैनशिप। आओ थोड़ा सा डिटेल में समझे, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा है ना सिंपल वर्जन में ले आए थे, सेम वही है। सही जा रहा है, चलो। अ पर्सन शेल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड कंपनी। वापस 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 क्या बोल रहा है, एक जो पर्सन है वो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो वो डायरेक्टर इज नॉट लिखा है ना, नॉट नॉट बी अ डायरेक्टर मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटी विथ इफेक्ट कब, 2019 की बात हो रही है, देन नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी 2020। आपके लिए करंट क्या याद होना चाहिए, 2027। ठीक है, however person not be serve as a independent director more than 7 listed company। बात समझो, एक डायरेक्टर ठीक है, कितनी कंपनीज में डायरेक्टर वाला रोल प्ले कर सकता है। अब मैंने बोला कितनी कंपनीज में, तो इन्होंने स्पेसिफिक बोलते भाई हम लिस्टेड की बात करें, लिस्टेड में काम ज्यादा होता है, भाई डायरेक्टर तू ज्यादा लिस्टेड कंपनी नहीं संभाल पाएगा। वापस वापस वापस, हमने बोला डायरेक्टर एक बार में तो बहुत सारी कंपनीज को कंट्रोल कर सकता है, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनीज बड़ी छोटी होती है, काम कम ज्यादा रहता है। लेकिन जहां लिस्टेड की बात आती है तो आपको हमने बस कितना अलाउ किया है, ओनली 7। यहाँ पे बात क्लियर है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के काम बहुत ज्यादा है, काम ज्यादा है, तो आप 7 कंपनीज में ही अलाउ है। अब अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अ पर्सन शेल नॉट सर्व, अगर इसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो वो भी क्या नहीं कर सकता, 7 ही लिस्टेड कंपनी। तो इन शॉर्ट, नॉर्मल डायरेक्टर हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, दोनों को अलाउ है, लिस्टेड कंपनी तो उनके कंट्रोल में बस 7 ही रहेंगे। लेकिन पुराना 2019 के हिसाब से ये कितनी थी, 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट, एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी पर्सन जो होल टाइम डायरेक्टर है या फिर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड एंटिटी। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बताओ क्या होता है। होल टाइम मतलब पूरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलू, पूरा टाइम दिन भर, रॉकी सर अभिषेक सर मैं दिन भर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर। या फिर हम क्या बोलेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। लिस्टेड शेल सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट मोर देन 3।
हम दिन भर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा मेजर सब्सटैंशियल पार्ट कहाँ जा रहा है? इस कंपनी को जा रहा है। अब अगर हमें दूसरी कंपनी को भी सर्व करना है तो बच्चा एग्जीक्यूटिव तो नहीं बन पाएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव भी बन पाएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या था? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉट मोर देन 3 लिस्टेड कंपनी, मतलब अगर मैं ऑलरेडी किसी एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हूं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बस 3 कंपनी को ही सर्व कर पाऊंगी। बात समझ में आ रही है? मैं बस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं तो एक बार मैं कितनी कंपनी को हैंडल करूंगी? 7। मैं किसी एक कंपनी में होल टाइम हूं, फिर मेरी लिमिट 7 की जगह 3 हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए, अ डायरेक्टर शेल नॉट बी अ मेंबर मोर देन 10 कमिटी। अभी हमने कमिटीज पढ़ी, यहाँ पे अब कंपनीज लिस्टेड कंपनी की बात खत्म, अब कमिटी में आ गए। हमने अभी कमिटीज पढ़ी फटाफट। पहली कमिटी ऑडिट कमिटी, देन नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, देन रिस्क मैनेजमेंट। इतनी सारी कमिटीज पढ़ी, और भी बहुत सारी कमिटीज होती है, ठीक है, जिस जिसने जो जो बना दी। अ डायरेक्टर नॉट बी अ मेंबर इज मोर देन 10 कमिटीज। अब डायरेक्टर एक बार में, अब कंपनीज की बात नहीं हो रही है, सेम कंपनी भी और अलग अलग कंपनीज भी, सबकी बात, इनमें जितनी कमिटीज हो टोटल मिला के कितनी कमिटी को एंटरटेन कर सकता है? 10 कमिटी। और चेयरमैनशिप कितनी में? मोर देन 5 नहीं, मतलब 5। इन शॉर्ट, डायरेक्टर मेंबर बन सकता है 10 कमिटी में, डायरेक्टर चेयरपर्सन बन सकता है कितनी? 5 कमिटी में। बात समझ में आ गई? पक्का? तीसरा पॉइंट क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर है? बड़े हो आगे? चलो, इसमें पहला पॉइंट समझो। अब इन्होंने यहाँ पे बोला द लिमिट ऑफ द कमिटी, जो लिमिट ऑफ द कमिटी है ऑन विच डायरेक्टर मे सर्व इन ऑल दी। इन्होंने कहा कि भाई हमने आपकी 10, एज अ मेंबर आप कितनी कंपनी में जा सकते हो? 10। चेयरपर्सन क्या होता है? लीड करने वाला। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी, हम 5 लोगों की ऑडिट कमेटी है, हम 5 लोग की क्या है? ऑडिट कमेटी। उसमें चेयरपर्सन मैं बनी हूँ, ठीक है। तो चेयरपर्सन का काम हैवी है, ठीक है। तो चेयरपर्सन तो बस मैं 5 में बन पाऊंगी, लेकिन मेंबर कितने में बन सकती हूँ? 10 में बन सकती हूँ। लिमिट ऑफ द कमिटी ऑन विच डायरेक्टर में सर्व इन दी ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उन्होंने कहा कि हम सारी पब्लिक कंपनी बात करें, हम अभी सेबी के एलओडीआर पढ़ रहे हैं, सेबी के एलओडीआर लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सेबी एलओडीआर तो लिस्टेड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कमिटी की काउंटिंग करेंगे ना, तो चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो, सारी पब्लिक कंपनी को काउंट करेंगे। ऑल पब्लिक कंपनी वेदर लिस्टेड और नॉट, ये इंक्लूड किए जाएंगे। क्या यहाँ तक ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? पब्लिक कंपनी से मतलब हो चाहे लिस्ट हो चाहे लिस्ट ना हो, ये इंक्लूड है। मतलब जब मैं 10 कमिटी की काउंटिंग करूंगी तो बस लिस्टेड की बात नहीं करे, पब्लिक लिस्टेड भी चलेगी और पब्लिक अनलिस्टेड भी चलेगी। अभी इन्होंने बस पब्लिक की बात करी। फिर उन्होंने बोला एक्सक्लूड, किसे एक्सक्लूड करे? ऑल अदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, फॉरेन कंपनी को काउंट नहीं करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। मतलब एक इंक्लूजन की डेफिनेशन और एक एक्सक्लूड करने की। वापस जब हम काउंटिंग करेंगे 10 लोग की 5 लोग की, जो ऊपर अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, तो इस टाइम पर काउंटिंग करते वक्त हमें बस पब्लिक कंपनी को कंसीडर करना है, चाहे लिस्टेड हो चाहे लिस्टेड ना हो। प्राइवेट को नहीं करना, फॉरेन को नहीं करना, सेक्शन 8 कंपनी को नहीं करना। मतलब कि अगर ये है तो आप 10 से ज्यादा में भी हो सकते हो। बात समझ में आ गई? मैं कह रही हूँ कि 10 पब्लिक कंपनी में हूँ, 5 इन सारी कमिटी में, तो वैलिड है? हाँ वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। डन। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ चेयरपर्सनशिप और मेंबरशिप, हमें बस 2 ही कमिटी को कंसीडर करना है। क्या? ऑडिट कमिटी और स्टेक होल्डर। हम बाकी कमिटीज की बात ही नहीं कर रहे। वापस, कमिटी तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन काउंटिंग में बस किसको कंसीडर करना? ऑडिट को और स्टेक होल्डर को। नॉमिनेशन की हम बात नहीं कर रहे और रिस्क की बात हम नहीं कर रहे, मतलब इन्हीं दोनों की काउंटिंग हुई। क्या ये बातें समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो फटाफट इस एग्जाम्पल को देखेंगे। मिस्टर ए डायरेक्टर था किसका? एबीसी लिस्टेड कंपनी का। ही होल्ड दी फॉलोइंग मेंबरशिप और चेयरमैनशिप। ऑडिट कमेटी में वो क्या है? चेयरमैन है। अपनी कंपनी की ऑडिट कमेटी में चेयरमैन चेयरमैन है। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी अपनी ही कंपनी में चेयरमैन, क्या कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। ऑडिट कमेटी करेंगे? हाँ करेंगे। स्टेक होल्डर रेम्यूनरेशन करते हैं? हाँ कंसीडर करेंगे, इसमें भी चेयरमैन है। चेयरमैन कितने में बन सकता है? 5, 2 में बन चुका है। ऑडिट कमिटी दूसरी कंपनी में ऑडिट कमिटी में है, कंसीडर करेंगे। कितने हो गए? 3। टोटल कितने अलाउड है? 5। चेयरपर्सन इसमें नॉमिनेशन में तो अलाउड ही नहीं है। चेयरपर्सन स्टेक होल्डर अलाउड है, 4 है। वैलिड है कि नहीं? वैलिड है, अभी तक वैलिड है। प्लीज एडवाइज द लिमिट ऑफ द मेंबरशिप और चेयरमैनशिप, दोनों की बात करें। चेयरमैनशिप के हिसाब से वैलिड है कि नहीं? सही है।
क्योंकि हमें दो ही कमिटी को देखना है, ऑडिट कमिटी को देना और स्टेक होल्डर को देना। नॉमिनेशन नहीं देखना है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखना है, सब देखेंगे। तो डायरेक्टर भी है ना, डायरेक्टर तो है ही ना ऑडिट कमिटी का। अगर अगर ऑडिट कमिटी में आया है तो वो डायरेक्टर तो है ही ना, डायरेक्टर है। वापस वापस मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ और एक और ब्रांच, दोनों में मैं डायरेक्टर हूँ, दोनों की कमिटी में बैठी हूँ। कमिटी में बैठी हूँ तो डायरेक्टर हूँ, क्योंकि कमिटी किसकी बनती है, डायरेक्टर्स की। ठीक है, क्लियर है। अब लिमिट मेंबरशिप की बात करूँ, ठीक है। मेंबरशिप की अगर मैं बात करूँ, मिस्टर ए इन द गिवन केस चेयरमैन इन द अबव मेंशन कमिटी ओनली ऑडिट कमिटी कंसीडर करना है, हमने ऑडिट ही किया था, और स्टेक होल्डर कमिटी विल बी काउंट फॉर द पर्पस ऑफ बोथ, ए बी का भी देखेंगे और एक्स वाई। आप बस अपनी कंपनी का नहीं काउंट करना है, दूसरी कंपनी में भी होते हैं, सब काउंट करना है, सबका मिलाकर 5, सबका मिलाकर 10। तो 5 को हम क्रॉस नहीं कर रहे, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ऊपर ऊपर सारी कंपनी कौन सी थी, पब्लिक। अगर प्राइवेट होती, फॉरेन कंपनी होती, सेक्शन 8 कंपनी होती, तो क्या कंसीडर करते, नहीं करते। ठीक है, फिर वो लिमिट के बाहर है। चलो, इन द व्यू ऑफ द अबव चेयरमैनशिप इज 4 विद इन द लिमिट ऑफ 5। ठीक है, तो मेंबरशिप की अब पूछा है, चेयरमैनशिप हो गया, चेयरमैनशिप हो गया, मेंबरशिप तुम लाइन से देखो, सब चेयरमैन की कहानी है। तो चेयरमैनशिप के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, वो कंपनी ऑडिट कमिटी, सॉरी सारी कमिटी का मेंबर तो है ही ना, तो मेंबर की लिमिट कितनी है, 10। तब भी तो लिमिट के अंदर ही आ रहा है ना, तो दोनों केस में वो वैलिड है। बात समझ में आ गई, पक्का। नीचे बस उन्होंने ये लिखा है, नोटेड द चेयरमैनशिप इज काउंट ओवरऑल, मेंबरशिप में भी हो जाएगा, तो 4 चेयरमैनशिप में भी है और 4 मेंबरशिप में भी है, दोनों को उसने क्रॉस नहीं किया। चीजें क्लियर है। हम्म, हाँ, देखो तुमने कहा कि क्या कहा कि इसमें जो इन्होंने पॉइंट दे रखे इसके अलावा और अलग से कंपनी में वो क्या है, मेंबर है। हाँ, तो मेंबर है ना, तो चेयरमैनशिप में थोड़ी ना आएगा, मेंबर किस में आएगा। फिर यहाँ पे मेंबरशिप की लिमिट बढ़ जाएगी, अलग अलग है। हाँ, दोनों एक भी हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुक जाओ, चेयरमैनशिप की बात करूंगी और मेंबरशिप की बात करूंगी। चेयरमैनशिप कितनी है, हाँ हाँ वही मैं कह रही हूँ, 5 है। अभी एग्जाम्पल में 4 थे, मेंबरशिप भी तो 4 है ना, वो चेयरपर्सन भी क्या है, मेंबर है। ठीक है, अगर एक कोई भी कंपनी लेके आती हूँ मैं, मेंबर है किसी वाई लिमिटेड में, मेंबर है, अब मुझे बताओ मेंबरशिप यहाँ बढ़ जाएगी, +1 5 हो गया। चेयरमैन की 4 हो गई और मेंबरशिप की कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो चेयरमैनशिप में को भी मेंबर काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, फ्रेश टॉपिक क्या लिखा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऊपर एक डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन, फटाफट जाओ गो थ्रू करो। क्या लिखा था, रिलेटेड पार्टी, पहले उन्होंने बोला भैया सेक्शन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रिलेटेड पार्टी है, सेम पर्सन फॉर्मिंग प्रमोटर ग्रुप, 20%, 10%, ये पूरा रिपीट है, इसलिए ये नहीं पढ़ाऊंगी। म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है उस पर ये बात एप्लीकेबल नहीं है, सेम एज इट इज वहां उन्होंने लिख दिया। ठीक है, रिपीटेशन। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था रिलेटेड पार्टी। क्या रिलेटेड पार्टी समझ में आया, रिलेटेड पार्टी उन्होंने बोला कंपनीज एक्ट, इन्होंने कहा कि ठीक है कंपनीज एक्ट में ऐसे छोड़ेंगे नहीं, नीचे आपको दिख रहा है अंडर कंपनीज एक्ट, यहाँ ये डेफिनेशन दे दी, आ जाओ डिटेल में पढ़े। रिलेटेड पार्टी मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी वो पार्टी जो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर रखा है, तो रिलेटेड पार्टी कंपनीज एक्ट ने कहा डिफाइन कर रखा है, आ जाओ ये पेज दिख रहा है, पेज नंबर क्या है, 308 मेरे इसमें, बाकी देख लो। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करें। रिलेटेड पार्टी मतलब, रिलेटेड पार्टी मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी मतलब डायरेक्टर, कंपनी, चलो एग्जाम्पल लेंगे, ये आईटेक्स बना दो, ये आईटेक्स, रिलेटेड पार्टी क्या है, ये आईटेक्स है और आईटेक्स का डायरेक्टर, तो कंपनी और डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है। आईटेक्स कंपनी और आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर मैं, हम दोनों रिलेटेड पार्टी है, हम दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ रिलेटेड पार्टी क्या है। अभी क्या हम समझ रहे हैं, रिलेटेड पार्टी क्या है, रिलेटेड पार्टी कंपनी और कंपनी का अगर डायरेक्टर, तो डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है, और डायरेक्टर और कंपनी के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्लियर है, या तो डायरेक्टर का रिलेटिव, मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर और कंपनी के बीच में, आईटेक्स कंपनी के बीच में क्या होता है, कोई बिजनेस डील होती है,
तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो क्या रिलेटेड पार्टी कैसे डील करना है ये समझ में आ रहा है। वापस आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर का रिलेटिव, तो डायरेक्टर रिलेटिव है और उसका रिलेटिव भी रिलेटिव ही है, डन। दूसरा, आईटेक्स कंपनी का केएमपी रिलेटेड पार्टी है या फिर केएमपी का रिलेटिव। नेक्स्ट, अ फर्म, फर्म की बात हो रही है। आईटेक्स कंपनी कंपनी मानना, मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, आईटेक्स कंपनी की बात हो रही है। आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर क्या है, रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर का भी रिलेटिव क्या है, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, आईटेक्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। आईटेक्स कंपनी का केएमपी और उसका रिलेटिव, ठीक है, डन। तीसरे पॉइंट में आ जाओ। एक फर्म है, ठीक है, रॉकी सर के भाई ने एक फर्म बनाई है, रॉकी सर के भाई ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, ठीक है, समझना। फर्म इन विच डायरेक्टर मैनेजर, किसका डायरेक्टर मैनेजर, आईटेक्स का डायरेक्टर। रुक जाओ, फर्म अलग है, फर्म किसने बनाई है, रॉकी सर के भाई ने फर्म बनाई है, ठीक है। आईटेक्स के डायरेक्टर रॉकी सर, आईटेक्स का मैनेजर या फिर उसका रिलेटिव, उसमें क्या है, पार्टनर है। बात समझ में आ रही है। फर्म में क्या है, पार्टनर। रॉकी सर या तो उस फर्म में पार्टनर है, डायरेक्टर पार्टनर है, या तो कंपनी का कोई, आईटेक्स कंपनी का कोई मैनेजर है, या तो कौन है, रिलेटिव, मतलब रॉकी सर के भाई पार्टनर है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो फर्म की बात हो रही है, फर्म और कंपनी में कनेक्शन निकाला है, फर्म और कंपनी में कनेक्शन निकाला है। तो फर्म में अगर इस कंपनी का डायरेक्टर बैठा है या तो मैनेजर बैठा है या फिर क्या बैठा है, इनके रिलेटिव बैठे। भाई समझ में आया, बढ़ू आगे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। चलो 3 पॉइंट रिवाइज करेंगे फटाफट। कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, कंपनी का केएमपी और उसका रिलेटिव, डन। अब उन्होंने बोला है एक फर्म अलग है, इस कंपनी का डायरेक्टर इसमें पार्टनर है, मैनेजर इसमें पार्टनर है, या तो डायरेक्टर मैनेजर इनके रिलेटिव पार्टनर है। समझ में आ गया। तो पार्टनर इस फर्म में और इसमें बिजनेस डील हो रही है ना, तो ये रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन है। हमें एक्चुअल में ना ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के पहले हमें क्या पता लगाना चाहिए, पार्टी कौन है रिलेटेड, ठीक है। चलो, अब प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, किसी बात प्राइवेट, फर्म को रिप्लेस करो, प्राइवेट कंपनी बनी है, एक तरफ हाईटेक्स कंपनी है और एक तरफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलिए डायरेक्टर मैनेजर आईटेक्स का, आईटेक्स का डायरेक्टर, आईटेक्स का मैनेजर, या फिर क्या लिखा है, उनके रिलेटिव, मेंबर और डायरेक्टर है किसमें, इस प्राइवेट कंपनी में। बात समझ में आ गई। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये सारे लोग पार्टनर थे, तो ये सारे लोग इस प्राइवेट कंपनी में क्या है, डायरेक्टर मैनेजर बने घूम रहे, ठीक है। या तो यहाँ का डायरेक्टर उसमें भी डायरेक्टर ही है, या तो इसके रिलेटिव यहाँ पर डायरेक्टर बना घूम रहे। क्लियर है। वापस पहला हमने पढ़ा डायरेक्टर उसका रिलेटिव, केएमपी और उसका रिलेटिव, फर्म और फर्म के अंदर, फर्म में कौन पार्टनर बन रहे, डायरेक्टर मैनेजर उसके रिलेटिव, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर इसमें भी और उनके रिलेटिव भी, इसमें डायरेक्टर है, ठीक है, मैनेजर है। बात समझ में आ रही है। आ जाओ नेक्स्ट क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी, आईटेक्स का डायरेक्टर, आईटेक्स का मैनेजर, ठीक है, इज अ डायरेक्टर, उस पब्लिक कंपनी में क्या है, डायरेक्टर है और होल्ड करके बैठा है, होल्ड या होल्ड्स अलोंग विद द रिलेटिव, खुद सिंगल अकेला या फिर अपने रिलेटिव के साथ मिलकर, कितना होल्ड करके बैठा है, मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। अपने पेड अप शेयर कैपिटल से हमने देखा कि 2% से ज्यादा की उधर होल्डिंग है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड मान लिए जाएंगे। किस किस की बात हो रही है, किस किस की बात हो रही है। जहां पहले फर्म थी, फर्म की जगह प्राइवेट कंपनी ने ली, और प्राइवेट कंपनी की जगह किसने ले ली, पब्लिक कंपनी ने। तो इस पब्लिक कंपनी में आईटेक्स का डायरेक्टर मैनेजर है, लेकिन उनकी होल्डिंग भी है साथ में, बस डायरेक्टर बना नहीं घूम रहा है, साथ में होल्डिंग, होल्डिंग कितनी है, 2% से ज्यादा की। क्लियर है, बढ़ू आगे। अब उन्होंने बोला है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी भी आ जाता है, ठीक है। चलो, नॉर्मल कंपनी आ जाता है, एलएलपी आ जाता है जिसकी सेपरेट बॉडी हो, ठीक। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके डायरेक्टर, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, क्या लिखा है, एक कस्टमाइज, मतलब क्या होता है, मेरे कहे अनुसार काम करेगा, टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर मैनेजर। आईटेक्स कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर की चलती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट में, चलती है मतलब जो वो बोलेंगे वही वो करेंगे, वहां वो बैठे नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, आईटेक्स के डायरेक्टर मैनेजर प्राइवेट कंपनी में थे, पब्लिक कंपनी में, ये बैठे बैठे नहीं है, लेकिन उनकी इतनी बखत है, इतनी चलती है कि जो बोलेंगे वो हो जाएगा, मतलब कंट्रोल में है ना, चलती है तो मतलब कंट्रोल में है, मतलब रिलेटेड है।
ऑपोजिट उनकी चलती है आईटेक्स में, सेम सब कुछ हुई ऑपोजिट। एनी पर्सन हुज एडवाइस बाहर का है, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर मैनेजर इज एक्विपमेंट टू एक्ट, क्या हो रहा है ऑपोजिट, या तो हमारी वहां चलती है या तो उनकी यहाँ चलती है, दोनों रिलेटेड मान लिए जाएंगे। भले ही अब डायरेक्टरशिप से नहीं है, शेयर होल्डिंग से नहीं है, लेकिन चलती है, कंट्रोल होता है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए, 7 पॉइंट। वापस वापस वापस, कंपनी का डायरेक्टर उसका रिलेटिव, उसका केएमपी उसका रिलेटिव, फर्म में इस कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर पार्टनर है या फिर उसका रिलेटिव, प्राइवेट कंपनी में उसके डायरेक्टर मैनेजर उसके रिलेटिव डायरेक्टर मैनेजर, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर इसमें है लेकिन प्लस होल्डिंग भी, होल्डिंग भी गया दिमाग से, उड़ गया क्या, वापस वापस। और बाकी के 2 पॉइंट्स क्या थे, इन डायरेक्टर मैनेजर की यहाँ है या फिर इनकी यहाँ कंट्रोलिंग है, क्लियर है, कहाँ फंसी हुआ था, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक, चलो प्राइवेट, एक तरफ आईटेक्स कंपनी है एक तरफ प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने सब चीज कवर किया, ध्यान दो। ठीक है, आईटेक्स के डायरेक्टर मैनेजर या फिर डायरेक्टर मैनेजर के रिलेटिव इज अ मेंबर डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, मतलब दोनों में डायरेक्टर है, दोनों में डायरेक्टर है, दोनों में मैनेजर है, या फिर डायरेक्टर मैनेजर के रिलेटिव यहाँ डायरेक्टर मैनेजर है, समझ में आ गया पक्का। However, nothing in subsection, ये क्या लिखा है, कौन सा वाला पॉइंट, 607 अप्लाई प्रोफेशनल कैपेसिटी, ये 607 में हमने कहा कि भाई उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के कारण उनकी बात मान रहे, भाई वो सीए है, सीएस है, लॉयर है, डॉक्टर है, उनकी एडवाइस मान रहे इसलिए नहीं कि उनकी चलती है, भाई वो सही सजेशन दे रहे हैं, वो प्रोफेशनल, वो एक्सपर्ट है, तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में कुछ रिलेटेड पार्टी वाला कंसेप्ट है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, एनी क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, ये लोग आपस में कर रहे हैं भाई, तो ये तो रिलेटेड पार्टी है ही ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, ये लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन करे तो हम तो मानेंगे तो रिलेटेड है, क्योंकि उन्हीं की तो इसी में चलेगी। सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडी, एग्जाम्पल देखो, एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी ए कंपनी और बी कंपनी दोनों सब्सिडी है, दोनों क्या है सब्सिडी, तो इन दोनों में अगर कोई हो रहा है तो ये दोनों भी तो रिलेटेड हो जाएंगी ना, ए और बी आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करेगी तो हमारी नजर में ये भी रिलेटेड है। वापस, ये जो ए वाला पॉइंट बोलता है, ए वाला पॉइंट क्या बोलता है, होल्डिंग और सब्सिडी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, या फिर होल्डिंग और ये एसोसिएटेड ये दोनों आपस में रिलेटेड है, या फिर उन्होंने क्या बोला, भैया 2 सब्सिडी कंपनी है, ये दोनों भी तो आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेटेड, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा ना तो हम मानेंगे कि भैया एक सब्सिडी दूसरी सब्सिडी कॉमन कंट्रोल करने वाला है, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है। डन, चलो। इन्वेस्टिंग कंपनी या फिर वेंचर, क्या होता है इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्ट, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये है होल्डिंग कंपनी, इसके नीचे आती है सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी, सेम है। सब्सिडी कंपनी कब होती है, जब 51% की होल्डिंग, एसोसिएट कंपनी कब होती है, मिनिमम 20 लेकिन लेस देन 50, ठीक है, 50 से नीचे मतलब 20 से 50 के बीच में इन्वेस्टिंग कंपनी क्या होगी, 0 से 20 के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है, हर तरीके से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब भाई जिसमें इन्वेस्टमेंट है, कितना, इन्होंने कहा कि भाई 20% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगा तो एसोसिएट, 50% से ज्यादा आ जाएगा तो सब्सिडी, तो मतलब कि उससे कम की, हर तरीके से, मतलब अगर 20% 19% तक अभी अगर इन्वेस्टमेंट है तो भाई मिलती है ना, इतनी चलती चलेगी, आपकी शेयर होल्डिंग पावर ज्यादा होगी। 19% बहुत ज्यादा होता है, अगर प्रैक्टिकल फील्ड में देखोगे तो 5% भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ये तो मैं 19% की बात करूं। क्या इन्वेस्टिंग कंपनी समझ में आ रही है पक्का, चलो। या फिर क्या है आपका वेंचरर है, आप ही का वेंचर है, आप ही ने अलग से कोई बना के रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, उन्होंने लिखा ही है इन्वेस्टिंग कंपनी मींस, वेंचरर मींस एनी बॉडी को इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे, डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर या फिर केएमपी, वापस डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर में से इंडिपेंडेंट हटा दो, डायरेक्टर या फिर केएमपी होल्डिंग कंपनी का और हिज रिलेटिव, या तो डायरेक्टर केएमपी होल्डिंग कंपनी का या फिर उसका रिलेटिव, शेल डीम टू बी रिलेटिव, क्या बोल दिया, होल्डिंग कंपनी का अगर है तो इन्होंने बोल दिया विथ रेफरेंस टू अ कंपनी शेल बी डीम, मान लिया जाएगा होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर
होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर और केएमपी दोनों, इंडिपेंडेंट को हटा दो, ठीक है। एंड हिज रिलेटिव विथ रेफरेंस टू अ कंपनी, वो और उनके रिलेटिव मान लिए जाएंगे क्या है, आईटेक्स, वापस आईटेक्स कंपनी, आईटेक्स कंपनी की होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये है आईटेक्स कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी, मतलब आईटेक्स क्या है, सब्सिडी कंपनी, ठीक है। अभी हमारे पूरे एग्जाम्पल में आईटेक्स लेके चल रही हूँ, आईटेक्स की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या फिर केएमपी या फिर इसका रिलेटिव, सब्सिडी कंपनी से रिलेटेड होगा ना, मतलब सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर केएमपी उसके रिलेटिव के साथ क्या हो रहे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं बच्चा, 9 पॉइंट होते हैं। फटाफट क्विकली मेरे साथ बोलेंगे, हटा दो स्क्रीन से, बताओ। पहला क्या था, डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, केएमपी और उसका रिलेटिव, देन फर्म। तो आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर, उसका मैनेजर, उसका रिलेटिव, फर्म में पार्टनर है। चलो नेक्स्ट क्या था, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, तो आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, उसका रिलेटिव, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर है। चलो नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, तो आईटेक्स कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, होल्डिंग भी थी साथ में, है ना, और उसके रिलेटिव और उसकी होल्डिंग मोर देन 2% है, ठीक है, किसमें, इस पब्लिक कंपनी में, तो फिर हम मानेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या था, बताओ बताओ। आईटेक्स कंपनी के डायरेक्टर की चलती है या फिर इनकी चलती है इसमें, तो 6 एंड 7 साथ में था कंट्रोल का, ठीक है, वाइस वर्सा। 8 और 9 पॉइंट की बात हो रही है। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है, होल्डिंग सब्सिडी तो ऐसे ही हो जाएंगे, आपस में कर रहे हैं। देखो समझना, लास्ट वाला पॉइंट ना डायरेक्टर के एमपी की बात कर रहा था, ये बोलता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में करे तो दोनों रिलेटेड है, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी आपस में करे तो रिलेटेड है। समझ में आया, इसी का ये 8 का ए पॉइंट था। बी पॉइंट क्या बोलता था, सब्सिडरी आपस में कर रहे तो रिलेटेड है, समझ में आया, और इन्वेस्टिंग कंपनी करे तो रिलेटेड है। तो ये पूरा मैंने आपको समझाया। और फाइनली 9 पॉइंट क्या बोलता है, बताओ जरा। होल्डिंग कंपनी, आईटेक्स कंपनी की होल्डिंग, मतलब होल्डिंग हमारी आईटेक्स सब्सिडी बन गई, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, उसका केएमपी और उसका रिलेटिव, इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है हमारी सब्सिडी कंपनी से, तो ये दोनों क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। हम रिलेटेड पार्टी इसलिए समझे ताकि हमें ट्रांजैक्शन समझ में आए उनके, ठीक, डन। डेफिनेशन, हाँ बेटा बोल। हम्म, किसकी बात करें, इसकी बात करें, ये तू 10% की बात कर रहे हैं। रुको रुको, अभी हमने क्या पढ़ा, ये रिलेटेड पार्टी समझ में आया। आओ एक बार शुरू से स्टार्ट करूंगी। रिलेटेड पार्टी मींस वो रिलेटेड पार्टी जो डेफिनेशन दे रखा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 76 सब सेक्शन 76 में, और कंपनीज एक्ट पढ़ लिया, अंडर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन एंटिटी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ, इन्होंने बोला कि कोई भी प्रमोटर ग्रुप का होगा। अब ये लिस्टेड कंपनी की इन्होंने दे दी, बात समझ में आ रही है, कंपनीज एक्ट की पढ़ ली। अब ये लिस्टेड कंपनी को अलग से बात बोल दी, क्या बोला, कोई भी पार्ट बनेगा किसका, प्रमोटर ग्रुप का, तो हम क्या मान लेंगे, रिलेटेड पार्टी है। कोई भी पर्सन, कोई भी एंटिटी होल्ड करेगा, कोई भी, वो सब तो फॉलो करना है, उससे रिलेटेड है, लेकिन कोई भी अगर किसी की भी 20% की होल्डिंग दिख जाएगी, और अभी करंट डेटा के हिसाब से कितनी, 10% की, लिस्टेड कंपनी को लेकर ये अलग से कंप्लायंस है। मतलब अगर कंपनी लिस्टेड नहीं तो बस एक ही चीज उन्हें फॉलो करनी है, कौन सी, जो भी हमने लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी। समझ में आया क्या, पक्का, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बताऊं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मींस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द रिकोर्स, सर्विसेज, ऑब्लिगेशन, इनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है, बिटवीन बिटवीन, एक तरफ है लिस्टेड कंपनी, एक तरफ है लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी या एनी ऑफ इट्स सब्सिडी, लिस्टेड कंपनी या फिर उसकी सब्सिडी कंपनी, ठीक है। दूसरी तरफ है रिलेटेड पार्टी, जो भी अभी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी, जैसे आईटेक्स को मैंने वो लिस्टेड कंपनी बना दिया था तुम्हारे लिए, मैंने कहा था आईटेक्स वो लिस्टेड कंपनी है और रिलेटेड पार्टी, इन दोनों के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या पहला पॉइंट क्लियर है, लिस्टेड कंपनी एक तरफ है, दूसरी तरफ रिलेटेड पार्टी, वन हैंड एंड अदर हैंड, क्लियर। नेक्स्ट, लिस्टेड एंटिटी या फिर उसकी सब्सिडी एक तरफ है और दूसरी तरफ एनी अदर पर्सन एंटिटी ऑन द अदर हैंड, एक तरफ कौन है, एक तरफ कौन है, ऊपर वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जहां पे एक तरफ लिस्टेड कंपनी हो और दूसरी तरफ रिलेटेड पार्टी हो, जो भी अभी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ाई। तो मैं अपने एग्जांपल में आईटेक्स लेके चल रही थी, तो वो पहला वाला पॉइंट कवर होता है।
दूसरा, एक तरफ लिस्टेड एंटिटी या उसकी सब्सिडी है, दूसरी तरफ क्या है, एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन एंटिटी ऑन द अदर हैंड, अदर लिस्टेड कंपनी और अदर, अब रिलेटेड पार्टी नहीं है, अदर, फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्ट ऑफ बेनिफिट, आप किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली उस रिलेटेड पार्टी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको बेनिफिट दे रहे हो। आओ समझो, ये है लिस्टेड कंपनी, ये समझ जाओ, ये हमारी लिस्टेड कंपनी है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या थी हमारी रिलेटेड पार्टी, ये समझ में आ गया। पहला वाला पॉइंट तो यही बोल रहे हैं इनके बीच में। दूसरा बोल रहे हैं कि आपने किसी भी अदर को बीच में लेकर आते हो, आप डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, बीच में अदर लेकर आते हो और इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये भी हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। वापस रीड कर रही हूँ। सेकेंड वाला पॉइंट इनडायरेक्टली बोलता है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली। एक तरफ लिस्टेड एंटिटी है, दूसरी तरफ एनी अदर पर्सन है। ये एनी अदर पर्सन को आप किस पर्पस के लिए लेके आओ, द पर्पस एंड द इफेक्ट ऑफ विच टू बेनिफिट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ इट्स लिस्टेड एंटिटी या एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी। तो हम मान लेंगे ये अप्रैल 2023 से ही एड ऑन किया है। क्या तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है, क्या है ना? चलो, तो ये क्या बोलता है, पहला वाला बोलता है डायरेक्टली पहुंचा रहे हो, या तो आप इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हो, बेनिफिट ऑफ द रिलेटेड पार्टी। तो यस, इनके बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। मना नहीं किया है, समझो। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना अलाउड है, बस आइडेंटिफाई करो कि क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ताकि शेयर होल्डर के सामने हम ये रख सके कि आपकी कंपनी ने इतने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किए हैं, और वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके मीटिंग में कि भाई ये फेयर डील भी है कि अनफेयर डील भी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि जहां रिलेटेड पार्टी आता है प्राइस कम ज्यादा हो जाती है। अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम महंगा महंगा दिखा रहे हैं, जबकि लिया तो रिलेटेड पार्टी से, मार्केट प्राइस में क्यों नहीं लिया, या तो सस्ता सस्ता दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना अलाउड है, बस हाईलाइट करने को कहा है, डिस्क्लोजर देने को कहा है, ताकि सबके कंसर्न में हो कि भैया ये लोग धंधा किस किस से करे, बिजनेस किस किस से करे, तो क्या सही प्राइस में बिजनेस चल रहा है कि नहीं। क्योंकि अननेसेसरी अकाउंट्स जो आपके बनते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है कि भैया हमने इससे ये काम लिया था और ये प्राइस पड़ी, पता चला वो रिलेटिव था, इससे क्यों इतना महंगा किया तुमने। मार्केट प्राइस तो होनी चाहिए, फेयर वैल्यू तो होनी चाहिए। ठीक, चलो। रिगार्डलेस वेदर दी प्राइस इज चार्ज, इन्होंने कहा कि भैया प्राइस कितना भी चार्ज हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, डिस्क्लोजर चाहिए इन ट्रांजेक्शन का, दैट्स इट। कंसीडर, समझ में आ गया? पक्का? रिलेटेड पार्टी समझ में आया, उसका ट्रांजेक्शन समझ में आया, बढ़ू आगे। चलिए, हेडिंग क्या लिखा है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। पहला, लॉ ने बोला था ये काम करने को। इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, तुमने कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू करी है प्रेफरेंशियल बेसिस। क्या होता है प्रेफरेंशियल बेसिस? पूरा चैप्टर आईसीडीआर पढ़ा है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो भैया एज पर सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो किए, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, आप इसको किसी को भी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने रिलेटिव को देना है दे दो। प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट आप करना चाहते हो, जिसको देना है दे दो, अपने रिलेटिव को देना चाहते हो दे दो, जो वो लिस्ट में कवर हुआ उनमें से किसी को भी दे दो। लेकिन सेबी आईसीडीआर के अकॉर्डिंग आपने ये किया है ना, तो आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से बाहर है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, द फॉलोइंग कॉर्पोरेट एक्शन, लिस्टेड कंपनी ने ये कुछ काम किए, क्या काम किया, यूनिफॉर्म एप्लीकेबल, सबको दिया ये सारी चीजें। नीचे शोल्डर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस में ये सारी चीजें कंपनी ने अपनी तरफ से प्रोवाइड करी। क्या क्या दिया, डिविडेंड दिया, और क्या दिया, सब डिवीजन या फिर कंसोलिडेशन। डिविडेंड तो समझ में आता है, डिविडेंड क्या होता है भाई, प्रॉफिट में भैया डिविडेंड सबको बांटा है। तो उन्होंने कहा ये कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, डिविडेंड तो सबको दे रखा है, किसी एक को प्रेफरेंस दिया जाता तो फंस जाता, इसलिए क्या लिखा है, सबको दिया यूनिफॉर्मिटी के लिए। सब डिवीजन कंसोलिडेशन समझना, मेरा एक शेयर है 100 रुपए का, समझना समझना, मेरा एक शेयर है कितने का, 100 रुपए का, ठीक है, या फिर मेरे 10 शेयर है 10 रुपए के। मेरी कंपनी ने बोला कि भैया एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, मैं चाहता हूं इसको सब डिवाइड कर दूं, कुछ चेंज नहीं हुआ, 100 और पहले भी वैल्यू थी अभी भी। मैंने क्या बोल दिया, ये शेयर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, 10 शेयर दे रहा हूँ, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो इसको मैंने क्या किया, सब डिवाइड किया, अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल है, अक्सर लोग ऐसा करते क्यों करते, अगर मार्केट में उसे शेयर्स बेचना है तो भाई एक ही शेयर था, पूरा का पूरा बेचना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरे तो नहीं बेचने थे, मुझे थोड़े बेचने थे, तो एक काम करो इसे सब डिवाइड कर लो। क्या करो, इसको सब डिवाइड करो, छोटे छोटे शेयर्स में कन्वर्ट करो। अब मैं क्या करूंगी, 4 शेयर्स बच बेचूंगी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वापस। एक शेयर है 100 रुपए का, ये मेरा शेयर सेट है, उसमें लिखा है ये 100 रुपए का है, डन।
मुझे पूरे नहीं बेचने, मुझे बस 50 रुपए की जरूरत थी। कितने की जरूरत थी? 50 रुपए की। लेकिन अब ये तो, ये पूरा घर है, घर की वैल्यू 4 करोड़ है, मुझे तो जरूरत बस 50 लाख की है। मजबूरी में पूरा बेचना पड़ेगा 50 के चक्कर में, या फिर आधा बेचूं? क्या अब आधा बेचने लायक है क्या ये घर? देखते हैं, कोई कोई घर बिक सकता है, कोई कोई नहीं, अगर बीच में कोई दीवार है तो। फॉर एग्जाम्पल इस पूरी बड़ी यूनिट की बात करो तो बीच में दीवार है, उस साइड अलग विंग है, अगर ये प्रॉपर्टी का मालिक अगर इसे बेचना चाहे तो बेच सकता है, आधा अलग है आधा अलग है, क्योंकि सेपरेशन है, तो कुछ चीजें सेपरेटेबल है। तो उन्होंने कहा ये 100 रुपए का शेयर, 50 की जरूरत, सेपरेट कर पाओगे क्या? नहीं। कंपनी से रिक्वेस्ट की, कंपनी ने इसको क्या कर दिया? सब डिवाइड। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं 5 सर्टिफिकेट में से कन्वर्ट कर रहा हूँ, या 10 सर्टिफिकेट में, तोड़ दिया ना। क्या किया? एक शेयर का कितने का कर दिया? 10 रुपए का कर दिया, और कितने शेयर्स हो गए? 10 शेयर्स आ गए। 10, मुझे कितने की जरूरत थी? 50, 5 बेचो, 5 रख लिए अपने पास। समझ में आया? तो मैंने जब बड़ी वैल्यू को छोटा कर दिया उसे सब डिविजन बोलते हैं, या फिर ऑपोजिट करो। हाँ, हाँ कंपनी भी ऐसे बेच सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ ये शेयर्स तुम्हारे पास बटे हुए हैं ना, तो तुमको आसानी हो इसीलिए ऐसे सब डिविजन कर रहे। सेम, मुझे नहीं चाहिए टुकड़े टुकड़ों में, बहुत संभालना पड़ता है यार, तो एक काम करो, मैंने क्या कर दिया, इसे कंसोलिडेट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? ये सब फिजिकल के टाइम पे होता था, सब खत्म है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुक तुम्हें तुम्हारा पूरा पास बताती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर कंपनी ने सबको डिविडेंड दिया, सबको दिया है, कंपनी ने क्या किया है? सबको डिविडेंड दिया है, या फिर कंपनी ने सबका सब डिवीजन किया या सबका कंसोलिडेशन किया? सबके साथ किया है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ये कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ही नहीं है। इशू किया है सिक्योरिटीज, उसमें क्या दिया है? राइट इशू दिया, या फिर बोनस, सबको दिया है। ठीक है, या फिर बायबैक, सबके लिए किया है। सबके लिए किया है तो रिलेटेड पार्टी नहीं है, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। डन, समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोलता है? प्रेफरेंशियल बेसिस में। दूसरा क्या बोलता है? सबको ये सारी फैसिलिटी दी। आ जाओ नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट बताओ क्या होता है भाई? एफडी क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट होती है। एक बड़ा सा अमाउंट हमने फिक्स कर दिया लंबे ड्यूरेशन के लिए, पड़ा है, इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन हाँ मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो नहीं है, कम से कम स्टॉक मार्केट एंड ऑल। ठीक है, तो एफडी सेफेस्ट होती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। देखो रिस्क कम है तो भैया पैसा भी आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। ठीक है, चलो चलो, एक्सेप्टेंस ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। बैंक ने, एनबीएफसी ने ये फिक्स डिपॉजिट लिया एट द टर्म यूनिफॉर्म एप्लीकेबल ऑल द शोल्डर, जितने भी जनता इन सबसे, मतलब सब जगह आपने सेम रखा ना तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। सेम अलोंग विद द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर दिया आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एवरी 6 मंथ्स टू द स्टॉक एक्सचेंज, हर 6 महीने में हम अपना डिस्क्लोजर देते हमारा किस किस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चल रहा है, जो भी सेबी ने फॉर्मेट दे रखा है। तो यस, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कवर नहीं होंगे। पढ़ क्या रहे हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। प्रेफरेंशियल शेयर समझ में आ गया, सबको सारी फैसिलिटी दी। लास्ट वाला क्या बोलते हैं बताओ? अगर बैंक ने, एनबीएफसी ने कोई भी फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है एट द टर्म्स ऑफ द यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल ऑफर टू ऑल शेयर होल्डर्स, बैंकिंग भी एक कंपनी है, बैंक भी एक कंपनी है, बैंक ने सारे लोगों से क्या लिया है? सबको ये एक्सेप्ट, सबको ये ऑफर दे रखा था कि आओ हमारी कंपनी के ले लो, पब्लिक से, जो भी शोल्डर पब्लिक, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर। साथ में डिस्क्लोजर भी साथ में देते रहते हैं कि अभी तक के हमारे क्या हो रखे हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है। तो एवरी 6 मंथ्स ये स्टॉक एक्सचेंज को ये देते रहते हैं, सेबी जो फॉर्मेट बोलता है उसमें देते रहते हैं, तो आप हर तरीके से क्लीन चिट हो, तो ये आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं हो, ये एक्सक्लूड की डेफिनेशन। हाँ, बैंक की बात हो रही है स्पेसिफिकली, बैंक और एनबीएफसी। ठीक है, ये जो एफडी ले रहे हो इनकी बात है, नॉर्मल कंपनी की एफडी की नहीं। ठीक, रिलेटेड पार्टी अभी बताया ना, डायरेक्टर रिलेटेड भाई, डायरेक्टर ने कुछ काम करवा दिया अपनी कंपनी के लिए, है ना, रिलेटेड पार्टी। ठीक, चलो, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे दे दिया है, ये ऊपर भी दे चुके हैं, रिपीट है कि भैया म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है उस पर नहीं एप्लीकेबल, गलती से इधर आ गया है, ऊपर क्या था ये पार्ट। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ये पूरा समझ में आ गया? बता दो पढ़ा क्यों, मेन पर्पस ये था, इतनी कहानियां तुमने इस चीज के लिए पढ़ी है। When will transaction will regard related parties material? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ये तो पता है, लेकिन कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मटेरियल होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, तो इंपॉर्टेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आ जाओ, कब है इंपॉर्टेंट, कब है मटेरियल? इफ द ट्रांजेक्शन टू बी एंटर इनटू इंडिविजुअली या फिर टुगेदर, जो भी ट्रांजेक्शन है अकेले देखेंगे या फिर साथ में क्लब कर कर देखेंगे, कुछ भी अगर एक्सीड होता है
10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the latest financial audit statement. मतलब पढ़ क्या रहे, पढ़ क्या रहे, पढ़ क्या रहे, समझो. एक्सीड, सॉरी हाँ है, ₹1000 करोड़ और 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर. ठीक है, विच एवर इज लोअर है. वापस मटेरियल कब माना जाएगा? मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट. कोई ट्रांजेक्शन अगर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो मटेरियल इंपॉर्टेंट है. कब एक्सीड कर रहा है कितना, 1000 करोड़ या फिर 10%. 10% किसका देखेंगे? एनुअल, पूरा साल भर का कंसोलिडेटेड टर्नओवर देखेंगे लिस्टेड एंटिटी का, जो बिल्कुल फ्रेश फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हुई है उसका, विच एवर इज लोअर. ये है तो आप हमारे लिए क्या हो, मटेरियल, और इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. बात क्लियर है? With effect from the 1st June 2019, the transaction involved the payment made to related party with respect to, क्या लिखा है? ब्रांड यूज. क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा मुझे बताओ, समझो थोड़ा सा. ब्रांड यूज, रॉयल्टी. रॉयल्टी क्या होती है बताओगे? वेरी गुड. कोई चीज मेरी है, आप यूज कर रहे हो, इसकी आपको मुझे क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी. मतलब मेरा ब्रांड यूज कर रहे हो बोल सकती हूँ, तो एक ही बात है, ब्रांड यूज करो या फिर रॉयल्टी. ब्रांड नेम, वेरी गुड. 1 जुलाई 2019 के बाद से विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ब्रांड यूज करो या रॉयल्टी शेल बी कंसीडर मटेरियल. इन्होंने कहा भाई तुम अगर मेरा ये यूज करो ना तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, मटेरियल हो जाएगा. इफ द ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल टुगेदर, क्या लिखा है, सेम लिखा है क्या, 5%, एक्सीडिंग 5% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर. यहाँ 10% है, यहाँ 5, लेकिन यहाँ पे बस 10 नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1000 करोड़, 10%, विच एवर इज लोअर था ना, और ये बस बोलता है 5%. चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, फटाफट फटाफट बताओ क्या पढ़ रहे हैं. कब मटेरियल माना जाएगा, कब मटेरियल नहीं माना जाएगा? मटेरियल तब माना जाएगा जब 1000 करोड़ या फिर 10%, विच एवर इज लोअर. और ये भी मटेरियल है. अगर आपकी रॉयल्टी की बात हो रही है तो हम 10% तक का वेट नहीं कर रहे, कितने का कर रहे हैं, 5% भी अगर हो रहा है बीच में अगर ट्रांजेक्शन, तो वो हमारे लिए मटेरियल है. मटेरियल इसीलिए पता लगाया जा रहा है, रीड करो और समझो. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमें चाहिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल, हमें चाहिए शेयरहोल्डर की अप्रूवल. ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमें ऑडिट कमेटी की तो अप्रूवल चाहिए. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं इन रिलेटेड पार्टी के बीच में, तो हमेशा ऑडिट कमेटी से पहले पूछा जाएगा. ऑडिट कमेटी बैठेगी, मीटिंग करेगी और देखेगी हाँ सारी चीजें बढ़िया, तो वो हाँ बोलेगी. लेकिन अगर चीजें क्या हो जाएगी, मटेरियल है, तो ऑडिट कमेटी से बस काम चलने वाला नहीं है, दो लोग की अप्रूवल चलेगी. किसकी? ऑडिट कमेटी पहले हाँ बोलेगी कि हाँ सब बढ़िया है, और शेयरहोल्डर के सामने रखेगी. शेयरहोल्डर से पूछा जाएगा सच में क्या ये लोग बिजनेस कर ले, वो अगर हरी झंडी देंगे, हाँ बोलेंगे, तब जाकर करेंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं है. समझे क्यों मटेरियल पढ़ना जरूरी था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हाँ कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिट कमेटी बस एक बार अप्रूवल दे दे. लेकिन मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके लिए भी हाँ है, पहले ऑडिट कमेटी की अप्रूवल, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है, शेयरहोल्डर की भी अप्रूवल. इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करे थे. मैंने कहा था ना डिस्क्लोजर दे दो, सामने वाला देखेगा, समझेगा और हाँ बोलेगा. अगर उन्होंने ना बोल दिया, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते. लेकिन अब कितनी कंपनीज है जो इतनी फॉर्मल तरीके से चलेगी, है ना, हमें फॉलो करवाना है. ठीक है, समझ में आया चल क्या रहा है कहानी, बोलो फटाफट. एग्जाम्पल तुम्हारा हुआ, रीड करो, बताओ, अभी पढ़ो. चलिए चलिए चलिए, अब ये क्या लिखा है, अप्रूवल. जो मैंने अभी तुम्हें शॉर्ट में बताया, क्या बताया मैंने, सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को क्या चाहिए, ऑडिट कमेटी. और मटेरियल है तो यही बस लिखा है, ऑल रिलेटेड पार्टी शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, दिस अप्रूवल रिक्वायर रिस्पेक्टिव मटेरियल और नॉट. ठीक है, एक हेडिंग दिख रही है, क्या है ये, सुना है क्या, क्या 100%? वो यूनानिमस होता था, ये बता दूं मैं तुम्हें. वेरी गुड. किसकी अप्रूवल ले रहे, ऑडिट कमेटी की. शेयरहोल्डर की अप्रूवल कब लेनी पड़ती है, जब मटेरियल होगा. क्या मटेरियल होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मटेरियल. कब होगा, वही 1000, 10%, 5%. देखिए चलो,
Audit committee may grant omnibus approval related party transaction proposed to be entered into by the listed entity subject to following condition. कुछ conditions है जो आपको fulfill करनी पड़ेगी. पहली condition फटाफट read करेंगे. Audit committee shall lay down the criteria for granting omnibus approval. जो भी criteria बताया जाएगा प्लीज उसे बस fulfill कर लेना. क्या लिखा है? रिपीटेटिव नेचर मतलब क्या होगा? कुछ ऐसे काम होंगे जो एकदम रिपीटेटिव है, हमेशा ही पड़ता है हमें जरूरत. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर है, डायरेक्टर का कोई पार्टनर रॉकी सर के भाई, ठीक है, उन्हें स्पेयर्स पार्ट का उनका काम है. ठीक, जब उनका स्पेयर्स पार्ट्स का काम है और हमें बार बार उस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो हर बार वो करेंगे तो क्या पूछना पड़ेगा. तो जो रिपीटेटिव नेचर की जो चीजें होंगी उनके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्निबस अप्रूवल, एक बार के अप्रूवल में सारी अप्रूवल साथ में मिल जाएंगी. चिल्लर वाली चीजों को हम ऑब्निबस अप्रूवल में डालते हैं. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी शेल सेटिस्फाइड. क्या सेटिस्फाइड? नीड ऑफ द ऑब्निबस अप्रूवल एंड दैट सच अप्रूवल इन द इंटरेस्ट ऑफ द लिस्टेड. उन्हें खुद से लगना चाहिए कि हाँ ये रिपीटेटिव नेचर के, इसको एक बार में अप्रूवल दो, कोई तामझाम नहीं है. उन्हें खुद से ये फील होना चाहिए तो ही वो दे. पहला, ऑब्निबस अप्रूवल तब मिलेगी जब आपको लग रहा है कि ये जरूरत है और ये काम सच में रिपीटेटिव नेचर के हैं. ठीक है. ऑब्निबस अप्रूवल स्पेसिफाई करता है, जब भी आप अप्रूवल लोगे तो उसमें ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए. क्या क्या लिखी होनी चाहिए? नाम लिखा होना चाहिए रिलेटेड पार्टी का, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन किस टाइप का काम है, ट्रांजैक्शन का पीरियड लिखा होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट कितने तक का आप कर रहे हो ये सब डिटेल होनी चाहिए, इंडिकेटिव बेस प्राइस, क्या बेस प्राइस आप ले रहे हो, करेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, बेस प्राइस क्या लेकर आपने एक प्राइस सेट करी है इनसे जो आप स्पेयर पार्ट खरीद रहे हो. ठीक है. क्या फॉर्मूला आपने निकाला था प्राइसिंग का, ये पूरी डिटेलिंग ऑब्निबस अप्रूवल में होनी चाहिए. एंड अदर कंडीशन जो भी ऑडिट कमिटी बोलेगा. ऑडिट कमिटी मेन रोल में है, जहां अकाउंट ट्रांजैक्शन पैसा वैसा जरूरत आएगा ऑडिट कमिटी खड़ी हो जाएगी. ऑडिट कमिटी का काम है. ठीक है. ऑडिट कमिटी ही ऑब्निबस अप्रूवल दे रही है. ये ऑब्निबस अप्रूवल तब देगी जब उसे लगेगा कि जरूरत है और सच में ये काम बहुत ज्यादा रिपीटेटिव नेचर के, फिर ये सारी डिटेलिंग उसमें लिखी जाएंगी. चीजें क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, aforesaid detail are not available, ऑडिट कमिटी में ग्रांट ऑब्निबस अप्रूवल. अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है. 1 लाख के 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन तक के लिए बस. बच्चा कंपनी के लिए 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, पहले बता दूं. ठीक है. हमारे लिए लगता है कि हाँ 1 करोड़, कंपनीज बहुत लाखों करोड़ों, लाखों लाखों करोड़ों, मतलब 1 लाख करोड़ में खेलती हैं. उन्होंने कहा 1 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन में ये सारी डिटेलिंग्स नहीं भी होगी तो भी हम चला लेंगे, तो भी ओमनिबस अप्रूवल दे देंगे. छोटी मोटी बात है कंपनी के लिए. नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी शेल रिव्यू बताएगी क्वार्टरली बेसिस डिटेल्स. क्वार्टरली बेसिस में सारी डिटेल्स बताती रहेंगी किस किस के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है. ठीक है. जिनको ये ऑमनिबस अप्रूवल मिली है. और सच ऑमनिबस अप्रूवल वैलिड रहेगी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. जब भी फ्रेश हुआ, एक्सपायरी के बाद फिर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी. जैसे एक बार मैंने ऑमनिबस अप्रूवल दिया, आज दिया, ठीक है, मई में मैंने ऑमनिबस अप्रूवल दिया तो ये 1 साल के लिए वैलिड है. इस 1 साल में जितने वो रिपीटेटिव वही नेचर, जब जब रॉकी सर के भाई से हमें स्पेयर पार्ट्स लेने होंगे तब तक हमें क्या करने हैं, अलग अलग अप्रूवल. ऑडिट कमेटी के पास बार बार अप्रूवल के लिए नहीं जाना, वो 1 साल के लिए वैलिड है. जैसी वैलिडिटी खत्म फिर से 1 साल के लिए आप इसे कर सकते हो. समझ में आया? ऑमनिबस अप्रूवल की यूनानिमस रेजोल्यूशन. ये यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है? ठीक है. चलो, चीजें समझ में आ गई. हेडिंग क्या लिखी है? अप्रूवल शेल्डर. क्या होता है अप्रूवल शेल्डर? अभी पढ़ा, ऊपर शॉर्ट में बता चुकी हूँ. मटेरियल, all material related party transaction required approval of shareholder through the resolution. No related party vote approve such resolution whether, ये क्या लिखा है? सेकंड लाइन बताओ. all related party transaction subsequent material modification as defined by the audit committee. audit committee ने जो भी बताया related party है, prior approval आपको क्या लेनी पड़ेगी? shareholder से through the resolution. यहां से no related party vote, रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगी. मैं कह रही हूँ कि रॉकी सर के भाई भी मेंबर है इस कंपनी में. ठीक है. अब उन्हीं के बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो क्या वो वोट करेंगे? नो रिलेटेड पार्टी वोट टू अप्रूव सच रेजोल्यूशन वेदर द एंटिटी इज रिलेटेड पार्टी टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और नॉट. इन्होंने कहा रिलेटेड पार्टी सब दूर हो जाओ. वापस वो लाइन रीड करो, बताओ, वापस लाइन रीड करो. नो रिलेटेड पार्टी शेल वोट टू अप्रूव सच रेजोल्यूशन, जो हम अभी पूछ रहे थे कि बताओ हमें करना है कि नहीं करना. वेदर एंटिटी इज रिलेटेड पार्टी टू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और नॉट. सारे रिलेटेड पार्टी को कहा दूर हो जाओ.
ठीक है। अभी रॉकी सर के भाई वाला बिजनेस की बात हो रही है, इसके अलावा और भी रिलेटेड पार्टी निकल सकते हैं, अभिषेक सर का भी निकल सकता है, मेरा भी निकल सकता है, सबका निकल सकता है। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? रॉकी सर के भाई वाले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की। तो इन्होंने कहा कि भाई रॉकी सर वाले भी नहीं देंगे भाई, वो भी शेयर होल्डर रह गए, अभिषेक सर वाले रिलेटेड भी नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगी, किसी का भी नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? सारे रिलेटेड पार्टी को दूर रखो, भले ही वो उस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो। बात समझ में आ गई? रीड करो। गुल हो गया क्या? सारे रिलेटेड पार्टी को दूर कर दिया। नहीं नहीं, ये वाली अप्रूवल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए हमें शोल्डर की अप्रूवल की चाहिए ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी ट्रांजेक्शन में। हाँ रिलेटेड पार्टी को दूर। हाँ हाँ, लेकिन जनरल मीटिंग में डिस्कशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की अप्रूवल के लिए हो रहे तो दूसरे मैटर्स के लिए तो देंगे ना। आईपीओ लेके आ रही हो, एफपीओ लेके आ रही हो, राइट टू इशू बोनस, उसमें तो बैठेंगे। इनमें नहीं बैठेंगे। जब हम किस चीज की अप्रूवल ले रहे हैं कि हम ये बिजनेस कर लें क्या, सारे रिलेटेड दूर हो तो, क्योंकि तुम तो हाँ ही बोलोगे। इनको मालूम है इस रिलेटेड के लिए हाँ बोलो, ये भी मेरे लिए हाँ बोलेगा, सबकी ग्रुपिंग हो जाए। हाँ, सच रेजोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, however the requirements specified above not apply in respect of resolution plan approved। ये resolution plan ये क्या आ गया? अजीब सा सेक्शन बीच में किसने घुसा दिया भाई? IBC फुल फॉर्म, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड। अगर मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट में चली गई है, इसका एक अलग से प्रोसेस चलता है, एक कोड चलता है। कोड बोलता है हम इसे बचाएंगे, ये अभी बीमार हो गया, इसे हमें ठीक करना है, ये अभी हॉस्पिटल में गया है। जब ये हॉस्पिटल में गया है, इसकी बीमारी ठीक कर रहे हैं, इसका एक प्लान तैयार हो रहा है, उस प्लान को इन्होंने क्या बोल रखा है? रेजोल्यूशन प्लान। ये इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी रेजोल्यूशन प्लान आएगा क्लिक हो जाना चाहिए। आईबीसी की बात करें, आईबीसी एक अलग से कोड है, अलग से एक लॉ है, जो किसी कंपनी को बचाने का ट्राई करती है। प्लान तैयार कर कर इन्होंने कहा हम इतनी सारी बातें तब नहीं फॉलो करेंगे जब किसी को ठीक कर रहे हैं। ये बस ऐसे ही है भाई, बंदे की तबीयत खराब है, आप उस पे केस ठोके जा रहे हो, तो क्यों केस ठोक रहे हो तुम? क्यों उस पे इतने सारे तामझाम कंप्लाइंसेस करने को बोले? बीमार है, हॉस्पिटलाइज है अभी, जब ठीक हो जाएगा तब करते रहना जो करना है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द डिस्क्लोज, बस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वन डे रेजोल्यूशन प्लान बीइंग बी अप्रूव। जब भी अप्रूव्ड हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तब आप कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ऑडिट कमिटी शोल्डर नॉट रिक्वायर्ड दी इन द फॉलोइंग केस। आपको शोल्डर की और ऑडिट कमिटी की दोनों की अप्रूवल नहीं चाहिए। पहला पॉइंट आप खुद रीड करेंगे, बताओ किसने एंट्री मारी? सरकार बोलती है भैया रूल तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है, हम बना रहे हैं। दूसरा, समझना, ये होल्डिंग कंपनी और बाजू में क्या लिखा है? होल्ली ओन सब्सिडी का मतलब बताओ। एक होता होल्डिंग सब्सिडी, एक होता होल्डिंग होल्ली ओन। अगर मैं कह रही हूँ ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडी है, ये होल्डिंग है ये सब्सिडी है, इन्होंने बोला इसके ना 51% की होल्डिंग है और इसकी कितनी है? 100%। ये सेकेंड वाली सिचुएशन की बात हो रही है। तो तुम्हारा पूरा पैसा उसी में लगा है, तो तुम्हारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या है? तुम तो वही हो ना, तुम अपना बिजनेस अपने साथ ही करो। इन शॉर्ट, अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको ना ऑडिट कमेटी से पूछना है ना शेयर होल्डर से पूछना है। डन? ठीक है, कंसोलिडेशन में आ जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन एंटर क्या हो रहा है? ये लिखा है पॉइंट तुम में, सी वाला पॉइंट है, ये अलग से एड ऑन है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, टू होल्ली ओन सब्सिडरी, मतलब ये होल्डिंग कंपनी की दो थी, ए और बी, दोनों में 100% की है। डन? डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहला तो दो सरकारी कंपनी के बीच में, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्या बोलता है? नॉर्मल होल्डिंग, और क्या बोल दिया? और इसकी 100% सब्सिडी, या फिर दोनों क्या है? दोनों सब्सिडी सब्सिडी है 100%, मतलब ये ए और बी करे। डन? हाँ, सी वाले पॉइंट की बात करें अपन, ये होल्डिंग कंपनी है, ये ए कंपनी और बी, ये दोनों सब्सिडी है। ठीक है, ये दोनों आपस में, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और इससे पहले क्या हो रहा था? ये थी 100% वाली, सब में 100% है। ठीक है, चलो बड़े आगे। अब यहाँ पे लगता है ना, इसको थोड़ा स्केप करेंगे, इसको भी स्केप करेंगे। रुको रुको इधर, अब वहां से हैवी है इसीलिए। रुको, हेडिंग बताओ, हेडिंग रीड करो, पेज नंबर आओ। मेरा पेज नंबर अलग होगा, 315, तुम बताओ क्या है? क्यों नहीं है? पहुंचो 303 में। हेडिंग बताओ क्या है?
कंप्लायंस अंडर एलओडीआर, ये क्या लिखा है? अभी तक जो पढ़ रहे हैं ना कॉमन पढ़ रहे हैं, सबको फॉलो करना है। इन्होंने क्या, हाँ क्या कहा बताओ जरा। स्पेसिफाइड, बताओ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या थी? इक्विटी और डेट जो कन्वर्ट हो जाए, जो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा एक वन टाइम कंप्लाइंस होता है, एक होता है क्वार्टरली, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है ईयरली, एक होता है इवेंट बेस। तुम एक लिस्टेड कंपनी हो, बोलो हाँ। उस लिस्टेड कंपनी में एक वन टाइम कंप्लाइंसेस होता है, क्वार्टरली भी आपको स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है, हाफ ईयरली रिपोर्ट करना है, ईयरली करना है, इवेंट बेस। क्या ये आपको लिस्ट दिख रही है? वन टाइम की इन्होंने बोला कंप्लाइंस ऑफिसर, वन टाइम में क्या लिखा है? कंप्लाइंस ऑफिसर। फिर क्या लिखा है? शेयर ट्रांसफर एजेंट। हम पढ़ रहे हैं जैसे एक लिस्टेड कंपनी में वन टाइम मतलब जैसे, ठीक है भेज दूंगी। ये नहीं है क्या? ऐसा है क्या? ये पुराना ही है, ठीक है। एक ही बात है, कुछ उन्हें दिया नहीं, खींच के बस लंबा लिखा है, ठीक है। आ जाओ। वन, और नीचे वाला कट गया है, अच्छी बात है, थर्ड वाला काट दो अगर तीसरा दिख रहा है, दो ही पॉइंट्स है दिख रहे हैं। हाँ उसे कट कर दो। 6 7 हटा दो 9, ठीक है। वापस, अगर आप एक कंपनी को आपने लिस्ट किया, तो जैसे लिस्ट करोगे सबसे पहला काम क्या है? सीएस को अपॉइंट करोगे, जॉब वाले सीएस की बात हो रही है, एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर। ये वन टाइम ही है, एक ही बार करना है, ठीक है। सीएस अपॉइंट हो गया, फिर किसे अपॉइंट करो? शेयर ट्रांसफर एजेंट, या फिर क्या करो? इन हाउस। कुछ पढ़ा पढ़ा याद आ रहा है? जो वहां पढ़ा है वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ये वन टाइम है, ठीक है। ये वन टाइम है, यहाँ पे भी यही लिखा है, बस ये लोग अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरूरत भी नहीं है तुम्हें इतनी डिटेल में जाने की, ठीक है। वन टाइम कंप्लाइंसेस, आप बीइंग अ सीएस सबसे पहला काम अपने आप को अपॉइंट करो लिस्टेड कंपनी में, ठीक है। जॉब कर रहे हो ना। फिर दूसरा काम क्या है आपका? शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब शेयर ट्रांसफर एजेंट या फिर क्या लिखा है? इन हाउस फैसिलिटी। यहां तक चीजें क्लियर है? फिर क्या लिखा है? क्वार्टरली। अब हेडिंग हेडिंग में जाओ, क्या लिखा है? दिखा रही हूँ तुम्हें, इसमें रुक जाओ। क्या लिखा है? हेडिंग हेडिंग में जाओ। क्वार्टरली मतलब क्वार्टर कितना होता है पहले बताओ? 3 महीने का क्वार्टर होता है। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर। 3 महीने का पूरा रिपोर्ट दोगे। इन्वेस्टर कंप्लेन स्टेटमेंट, इन 3 महीने में कितने इन्वेस्टर्स की कंप्लेन आई, कितनी गई, पूरी डिटेल बताओगे। लिस्टेड एंटिटी शेल फाइल, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेन पेंडिंग है अभी एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, ठीक है। कितने आपने डिस्पोज कर दिए, मतलब रिजॉल्व करके ठीक कर दिए, और रिमेनिंग अभी कितने बचे जो अगले क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये आपको बताना है कब? जब भी आपका क्वार्टर खत्म होगा ना, वहां से 21 डेज। चलो, अप्रैल मई जून, जून में क्वार्टर खत्म हुआ, जुलाई के 21 तारीख तक ये रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भेजना। जितनी भी अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी हम देख रहे हैं वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इवेंट बेस, ये सब लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लेकर आ रही है, ठीक है। ये वन टाइम है, ये क्वार्टरली है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वन टाइम वाला बताओ, क्वार्टरली वाला बताओ, ईयरली वाला बताओ, हाफ ईयरली वाला बताओ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये पूरा याद होना चाहिए। तो क्वार्टरली समझ में आया, ठीक है। एक और देखो क्या लिखा है, बस ये क्वार्टरली पढ़ाऊंगी छोड़ दूंगी, ठीक है। मुंह इतने अजीब अजीब से बनाने लगते हो, ठीक है। पहले समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा है? कंप्लाइंस रिपोर्ट क्या होगा? हेडिंग से समझो कि इन 3 महीने के सारे लॉ प्रोसीजर जो भी लग रहे हैं वो हमने फॉलो कर दिए। लिस्टेड एंटिटी सबमिट क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या था कॉर्पोरेट गवर्नेंस? वही सेक्शन 17 से 27, इसमें जो भी बातें वो सब हमने कंप्लाइन कर रखे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को बताओ कितने दिन के अंदर, सेम वही 21 डेज, जब भी क्वार्टर एंड होगा सेम है। नेक्स्ट क्या लिखा है? शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपकी जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ईच क्लास। आपकी कंपनी में इक्विटी कितना है, प्रेफरेंस कितना है, ठीक है, डेट है क्या, कुछ और है क्या, पूरी डिटेलिंग देगी, ठीक है। क्वार्टरली सेम, कब रिपोर्ट करना है? समझ में आ रहा है सीएस का काम कैसे बढ़ गया? कंप्लायंस ऑफिसर इसीलिए अपॉइंट करना था, ये सारे काम हो सके, इसलिए पहली फुर्सत में सीएस अपॉइंट करो, सीएस ये सारे काम करेगा, ठीक है। पहला क्या? इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, दूसरा कंप्लायंस रिप, ठीक है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन या फिर वेरिएशन, मतलब चेंजेस, डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है।
लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेगी कि भाई हमारे इसमें स्टेटमेंट की कुछ चेंजेस है, जो माइनर माइनर चेंजेस आ रहे हैं फॉर पब्लिक राइट इशू जो भी है, क्वार्टरली बेसिस देगी। टिल सच टाइम issue proceed have been fully utilized or the purpose for which the proceed were raised has been achieved। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है? हमने मार्केट से नए शेयर इशू कर लिए, पब्लिक इशू राइट इशू, इस कारण से थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। हम कह रहे हैं हमारे जो स्टेटमेंट है पुराने ये हैं और अब इस बीच में हम नया ही लेके आ गए, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। तो ये डिफरेंस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्वार्टरली बेसिस करना पड़ेगा। टिल सच टाइम, तब तक देना पड़ेगा जब तक इशू प्रोसीड हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज, जब तक ये पैसा यूज ना हो जाए। यूज हो जाएगा तो दिख जाएगा, अभी हमारे बैंक में दिख रहा है। और द पर्पस फॉर विच द प्रोसीडर हैड बीन रेज, जिस पर्पस के लिए क्या था तब तक जब तक यूज ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? ये तो सुना है भाई, क्या सुना है ये? मॉनिटरी एजेंसी, अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है तो लिस्टेड एंटिटी अपॉइंट करेगा एक मॉनिटरी एजेंसी टू मॉनिटर द यूटिलाइजेशन, जो नजर रखेगा कि हम सही जगह पैसे यूज कर रहे हैं कि नहीं, और रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कब? 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। अभी तक 21 पढ़ रहे थे, इसने क्या बोला? 45 डेज, मतलब अप्रैल मई जून क्वार्टर खत्म, कब रिपोर्ट करना है बताओ? जुलाई में भी नहीं, कब? अगस्त, अगस्त की 15 तारीख अप्रॉक्स। ठीक है, चलो। फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस, लिस्टेड कंपनी शेल सबमिट क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टैंड अलोन मतलब खुद का अकेले का। क्या किया? वापस लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को। इन केस लिस्टेड एंटिटी हैज सब्सिडरी तो ऑल्सो सबमिट, ये सारी चीजें कंसोलिडेटेड फॉर्म में 45 डेज। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लेकिन अदर देन लास्ट क्वार्टर। क्यों बोल रहा लास्ट क्वार्टर को छोड़ दो, पूरा फाइनल देना पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 का क्वार्टर दे दो। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर दे दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दे दो। रुक जाओ, अब जनवरी फरवरी मार्च मत दो, अब तो पूरा कंप्लीट ही बनाओगे ना, तो 3 क्वार्टर दे दो और आखिरी वाला छोड़ दो। लॉजिक बस ये है कि उसमें तो अब हमें कंप्लीट चाहिए, जब हो गया है तो कंप्लीट दे दो। डन। लास्ट क्या लिखा है? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, फाइनेंशियल रिजल्ट अलॉन्ग विद द मॉडिफिकेशन ओपिनियन रिजर्वेशन इफ एनी एक्सप्रेस, किसी भी ऑडिटर ने कुछ भी बताया है सब बता देने का स्टॉक एक्सचेंज को। कितने देर के अंदर? 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव्ड किए। पूरा सिस्टम क्या चलता है? 31 मार्च खत्म, डायरेक्टर बैठेगा, पूरी रिपोर्टिंग दिखाई जाएगी कि भैया हम ये बैलेंस शीट अप्रूव करें, तो वहां से वो उन्होंने बोला 48 आवर्स के अंदर। समझ में आया? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा? वन टाइम वाला दे दो या फिर क्वार्टरली। अभी कौन कौन सा पढ़ना बचा है? हाफ ईयरली, ईयरली और इवेंट बेस। ठीक है, सब अच्छे से याद होना चाहिए। इवेंट बेस की टेक्निक बताऊंगी, इवेंट बेस में बहुत सारे लंबे चौड़े पॉइंट्स है, तो उसकी एक दूसरी टेक्निक होती है, वो मैं बताऊंगी, उसको लेकर लोड लेने का नहीं। आज की सभा समाप्त।